Let's improve English. मैंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि मैं जाऊंगा या नहीं। इसे इंग्लिश में कहने के लिए मैं आपको समझाने वाला हूँ as to का यूज। as to को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए अगर आप इसी तरह के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, as to का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। as to का ना मीनिंग होता है अबाउट और रिलेटिंग टू समथिंग। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए, I haven't decided as to whether I will go or not. यानी इस बारे में मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। As to means about या फिर relating to. I haven't decided, मैंने डिसाइड नहीं किया। किस बारे में डिसाइड नहीं किया? Whether I will go or not. मैं जाऊंगा या नहीं। अगर उसके बिजनेस की बात करें तो वो एकदम कंगाल हो चुका है। यानी अगर उसके बिजनेस के बारे में बात करें, बिजनेस की बात करें तो वो कंगाल हो चुका है। As to his business, he has gone broke. As to his business, that means about his business. If we talk about his business, he has gone broke. Broke हो जाने का मतलब होता है कंगाल हो जाना। So he has become broke भी बोल सकते हैं। So as to का मतलब यहाँ पे क्या है? About his business. As to his business, that means if we talk about his business, तो as to का मीनिंग होता है relating to या फिर about. As to का यूज according to की सेंस में भी किया जाता है। जैसे इन एग्जाम्पल्स में देखिए, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। जैसी आपकी काबिलियत उसी के अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलेगी। You will get a job as to your ability. As to your ability, that means according to your ability. As to को इस तरह से भी यूज किया जाता है। अब आपने पूछा कि सिमिलर टू का यूज कैसे कर सकते हैं। तो सिमिलर होने का मतलब होता है सेम होना, किसी जैसा होना, एकदम वही सेम नहीं, उस जैसा होना, सिमिलर होना। जैसे तुम तो मेरे सपनों के राजकुमार से मिलते जुलते हो, यानी राजकुमार जैसे हो। यू आर सिमिलर टू माई प्रिंस ऑफ ड्रीम्स, टू माई प्रिंस ऑफ ड्रीम्स। आपकी पसंद और नापसंद मुझसे मिलती है। योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर सिमिलर टू माइन। यानी सिमिलर के साथ हम मोस्टली टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर सिमिलर टू माइन। यहाँ पे माइन का मतलब है माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और लाइक्स और डिसलाइक्स को हम रिप्लेस करने के लिए माइन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे माइन एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का काम ही ये होता है कि नाउन के रेपिटेशन से हमें बचना है, बार बार एक ही नाउन को नहीं लगाना है, उसकी जगह पे प्रोनाउन आता है। तो माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स बोलने की जगह मैंने सिर्फ कह दिया माइन। तो सिमिलर के साथ ज्यादातर हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इसके साथ हम इन प्रेपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज सिमिलर तो है लेकिन किस सेंस में सिमिलर है। जैसे कि सिमिलर इन साइज, अपीयरेंस एटसेट्रा। आवर बुक्स आर सिमिलर इन साइज। अब मेरे एक व्यूअर ने कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आप देखिए, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। सेंटेंसेस देखिए, राहुल पर दोष मत लगाओ, राहुल पर दोष मत लगाओ। मैंने कहा डोंट ब्लेम राहुल, डोंट ब्लेम राहुल। यानी ब्लेम किसको किया जा रहा है? राहुल को ब्लेम किया जा रहा है। ब्लेम का ऑब्जेक्ट है राहुल, ब्लेम किसको किया? राहुल को। इस सेंटेंस को देखिए, खुद पर दोष मत लगाओ, अपने आप पर दोष मत लगाओ। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। यहां पर आपने क्या देखा कि ब्लेम का ऑब्जेक्ट कौन है? जो आदमी दोष लगा रहा है वो खुद पर ही दोष लगा रहा है। यानी काम को करने वाला भी वही है और जिस पर काम हो रहा है वो भी वही है। यानी जो एक्शन को कर रहा है वो सब्जेक्ट, उस एक्शन का रिसीवर वो सब्जेक्ट खुद ही है। यानी उस सब्जेक्ट का जो एक्शन है वापस से उसी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में योर सेल्फ को हम कहेंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो योर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस में यू हिडन होता है। जैसे जब हम कहते हैं ओपन द डोर, क्लोज द डोर, यहाँ पे सब्जेक्ट्स कहाँ हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं यू ओपन द डोर, यू क्लोज द डोर। लेकिन जनरली हम यू को बोलते नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ ओपन द डोर तो जाहिर है जिससे मैं कह रहा हूँ मैं उसी को तो कह रहा हूँ, इसलिए यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी यू है। यू डोंट ब्लेम योर सेल्फ, यानी यू जो है वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा है, एक्शन वापस से उसी पर आ रहा है। तो इसलिए योर सेल्फ को हमने कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ इस तरह से बन जाते हैं। जैसे वो खुद को ही धोखा दे रहा है,
खुद को ही धोखा दे रहा है, यानी वो ही धोखा देने वाला है और धोखा खाने वाला भी वही है, खुद को ही धोखा दे रहा है। ही इज डिसीविंग हिमसेल्फ, ही इज डिसीविंग हिमसेल्फ। अगेन हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? दरअसल एम्फेटिक प्रोनाउंस भी यही होते हैं, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, लेकिन इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि इन्हें हम एम्फेटिक कहेंगे या रिफ्लेक्सिव कहेंगे। जब ये इस तरह से सेंटेंसेस में आए, जब एक्शन रिफ्लेक्ट होता है, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन जब ये किसी बात पर एम्फसाइज करते हुए नजर आए तो हम इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे उसने मुझसे जाने को कहा, सिंपल सेंटेंस, ही टोल्ड मी टू गो। उसने मुझसे कहा जाने के लिए, ही टोल्ड मी टू गो, सिंपल है। इसी को मैंने कहा, उसने खुद ही मुझसे जाने को कहा, किसी और से नहीं कहलवाया, उसने खुद मुझसे जाने को कहा। तो मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि मुझसे मना करने वाला, मुझे जाने के लिए ना कहने वाला स्वयं वो खुद ही था। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी टू गो। तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या कर रहा है? ही पर ही को एम्फसाइज कर रहा है कि उसने खुद ही मुझे जाने के लिए कहा। तो ऐसे में हिमसेल्फ को हम एक एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। उसने खुद ही अपनी गलती मानी है, यानी मैंने उसको नहीं मनवाई गलती की, गलती मान, उसने खुद ही अपने आप ही अपनी गलती मानी है। शी herself has admitted her mistake। अगर मैं herself को ना लगाऊं, सिर्फ कहूं she has admitted her mistake, मतलब उसने अपनी गलती मान ली है। लेकिन herself लगा के मैं इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूं कि उसने खुद अपनी मर्जी से अपनी गलती को एडमिट किया है, स्वीकार किया है। आशा करता हूं कि मैं समझा पाया हूं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस का फर्क। और फ्रेंड्स, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं। जैसे ही हिमसेल्फ टोल्ड मी टू गो, मैं कह सकता हूं ही टोल्ड मी टू गो हिमसेल्फ, तब भी हिमसेल्फ को हम एम्फेटिक ही कहेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे जब एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली, इसीलिए हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार चीज़ों को समझ जाएंगे तो बहुत बार आपको वो चीज़ें काम आएंगी। इसलिए समझने में टाइम लगाना हमेशा टाइम का यूटिलाइजेशन कहलाता है, टाइम का वेस्टेज नहीं कहलाता है। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम टू लर्न समथिंग, इनफैक्ट इट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। मैं आपके जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स। तुम्हारे डरने से उसका फैसला और बुलंद हो जाएगा, डरो मत। Your getting scared will embolden him. Your getting scared will embolden him. यानी उसको embolden करेगा आपका डर जाना, उसको encourage करेगा, उसको और हिम्मत देगा, उसके फैसले को और बुलंद करेगा और फिर वो आपको और ज्यादा डराएगा। मैंने इसीलिए टीवी बंद किया कि आप डिस्टर्ब ना हो। I turned off the TV so as not to disturb you. So as not to disturb you. तो इस तरह से आप so as to या so as not to नेगेटिव में यूज कर सकते हैं। जैसे I myself cooked food so as not to make you cook। मैंने खुद ही खाना बनाया ताकि आपसे ना बनवाना पड़े, तुमसे खाना ना बनवाना पड़े, इसलिए मैंने खुद ही बनाया। so as to का मीनिंग in order to जैसा ही होता है। जैसे मैंने उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा उसको खुश करने के लिए, I bought him a gift in order to make him happy, या फिर I bought him a gift so as to make him happy। इससे पहले कि वो अपनी चाल चले, कुछ करो, कह सकते हैं do something before he makes his move, before he makes his move। इससे पहले कि वो अपनी चाल चले। वो हमारे घर में हमेशा आता जाता रहता है। अब आप सोचिए कैसे कह सकते हैं, he comes and goes, he keeps coming and going। इसे और बेटर तरीके से कह सकते हैं he is our frequent visitor, यानी वो हमें विजिट करता है हमेशा। he is our frequent visitor, frequent visitor है यानी बार बार आने वाला विजिटर है। जब उसने मुझसे ऐसा कहा तुम बस बुत बनकर खड़े रहे, इस तरह हम कहते हैं, कह सकते हैं when he said this to me you just stood like a statue। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर इसी तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं इसी तरह से वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करता रहूं और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहे। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।